के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले हम कश्मीर के शोपियां की तरफ रुख करेंगे और आपको बता दें कि वहां से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शोपियां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को घेरा है और वहीं पर आतंकियों का काम तमाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने मुहिम भी शुरू कर दी है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं चकचोला इलाके की, तो चकचोला इलाके में अभी भी रुक रुक कर गोलाबारी वहां पर जारी है और दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो हो रही है। वहीं पर आपको बताएंगे 3 आतंकियों के छिप होने की आशंका जताई जा रही है और ये जो तीनों आतंकी है इनका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से बताया जा रहा है। और सुरक्षा बलों द्वारा पूरी तरीके से मुहिम वहां पर जारी कर दी गई है, जहां पर दोनों तरफ से गोलाबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। और पूरे आपको बताएं कि साउथ कश्मीर के शोपियां के चकचोला इलाके से ये खबर सामने आ रही है, लेकिन वहीं पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक क्या कुछ हुई है और ऑफिशियल की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आई है वो भी आपको बताएंगे। और यहीं पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बलों द्वारा पूरे तरीके से जो तैयारी है वो कर दी गई है और सिक्योरिटी को लेकर जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। और शोपियां के चकचोला इलाके की बात करें तो आतंकियों के छिपे होने के जो अंदेशे थे वहां जताए जा रहे थे, जिसके बाद से सुबह से ही एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अभी भी एनकाउंटर जारी है, जहां पर शोपियां के सुरक्षा बलों में वहां पर देखने को मिल रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी छिपे होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। और जो ताजा खबर है वो ये आ रही है कि उन आतंकियों में से एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और अभी तक क्या कुछ और अपडेट निकल कर आई है। और अगर ऑफिशियल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आई है वो भी आपको बताएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद यहां पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए इरशाद से जानते हैं। इरशाद, पहले बात करें अगर हम अपडेट की, तो अभी तक एनकाउंटर साइट से क्या कुछ अपडेट हमें सुनने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तो है एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर वो सामने आ रही है। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे ये मुठभेड़ चली है और काफी देर तक ये ऐसा ही रहा है। और अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट की मर जाने की खबर वो सामने आ रही है और यही बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इसमें अभी भी छुपे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां पे जो है तैनात है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट को फिलहाल जो सील कर दिया गया है, यही बताया जा रहा है और भी मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। वहीं पर इरशाद ये भी जानना चाहूंगी कि कितने घंटों से जो एनकाउंटर है ये वहां पर जारी है? देखिए, 6 बजे फौज को एक इतला मिली है कि चकचलन गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। मैं आपको बता दूं, फौज ने उस गांव को अपने मुहासे में लेकर तलाशी अभियान चलाया है। जो ही वो उस टारगेट हाउस की तरफ बढ़े तो मिलिटेंट ने उनके ऊपर जो है पहला फायर खोला, जो कि फिर एनकाउंटर में चेंज हुआ है। मैं आपको बता दूं, बाद में मिलिटेंट ने वो जगह जो है चेंज कर दी और वो उस मकान को जो है ब्लास्ट कर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं, उनने जो है वो जगह चेंज करके जो है दूसरी मकान में आ गए, तभी जाके एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर वो अभी सामने आ रही है। इरशाद, ये भी जानना चाहेंगे साउथ कश्मीर की ये जो हालात पिछले 1-2 महीने से देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से अभी तक सिक्योरिटी में क्या कुछ तब्दीली की गई है? किस तरीके की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो साउथ कश्मीर में देखने को मिल रही है? देखिए, साउथ कश्मीर का नाम ये तो मेरे ख्याल से ये अहम एक हिस्सा है, जिनके का अहम हिस्सा है साउथ कश्मीर। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात अगर करें तो वहाँ ये मैं बता दूं कि सिक्योरिटी जो है हर वक्त जो है अलर्ट रहती है, कहीं ना कहीं। मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें 2016 से अभी तक जो है साउथ कश्मीर जो है मिलिटेंसी के हवाले से जो है वायलेंट रहा है और इसके मतलब नजर रखते हुए जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो 24 घंटे जो है वो चौकन्ना रहते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ है। जो मैं बता दूं कि इतला मिलते ही जो है फौज ने इस गांव को अपने महासे में लाकर जो है तलाशी अभियान चलाया। तो आज भी यही हुआ है कि एनकाउंटर। यही इरशाद, आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा आपसे कि अगर हम बात करते सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया हो इस पूरे एनकाउंटर को लेकर कि क्या आने वाले समय में इस एनकाउंटर को खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस उठा सकती है? अभी मैंने जो ही बोला कि एक मिलिटेंट जो है, हालांकि उसके बावजूद फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है अनाउंसमेंट करके उन मिलिटेंटों से अपील किया था कि हथियार डाल के जो है आप बाहर आ जाए। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा हुआ का आज नहीं हुआ। जब भी कोई एनकाउंटर यहाँ पे चलता था और उससे पहले उनकी फैमिली को बुलाया जा रहा था ताकि जो अंदर मिलिटेंट है उनको पहले जो है मौका दिया जाएगा कि हथियार डाल के जो है बाहर। आज भी ऐसा ही हुआ है कि उनसे पहले जो है अपील किया गया था कि आप जो है हथियार डाल के
बाहर आए तब भी जो है कि मिलिटेंट ने उनके ऊपर फायर करा। मैं आपको बता दूं कि ये भी शक है कि और भी मिलिटेंट अंदर छुपे हो सकते हैं। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कब तक जो है एनकाउंटर जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद। और वहीं पर आपको बता दें कि शोपियां में अभी भी मुठभेड़ जारी है, जिसमें कि एक आतंकी के मारे जाने की जो खबर है वो आ रही है और अभी जो 2 अन्य आतंकी है वो वहीं पर छिपे हुए हैं, जिसको लेकर जो फायरिंग है वो की जा रही है और रुक रुक कर गोलाबारी भी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए। हालांकि सुबह 6 बजे से ये जो एनकाउंटर है ये जारी है और शोपियां के चकचोला इलाके में एनकाउंटर की जो तस्वीरें हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं सांभा की तरफ। आपको बताएं कि कश्मीर के बाद अब सांभा की तरफ अगर बात की जाए तो कल बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो फैसला है वो लिया गया। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो मसौदा है वो तैयार किया गया है और वहीं पर एलजी ने बजट के लिए भी प्रावधान रखने का जो बल है वो जारी किया है, क्योंकि बॉर्डर के जितने भी विलेजेस हैं वहां पर बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कल हमें देखने को मिला था कि एलजी मनोज सिन्हा ने बाबा चंबयाल दरगाह का दौरा किया था, जिसको लेकर जो फैसला है अब वहां पर बजट तैयार किया जाएगा। पर्यटन के मानचित्र पर ये जो गुमनाम इलाके हैं इसको लाने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं अब सांभा की, तो सांभा के बाबा चंबयाल दरगाह पे कल एलजी मनोज सिन्हा ने जब दौरा किया तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, जहां पर जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए जो मसौदा है वो तैयार जल्द कर दिया जाएगा। और एलजी ने बजट के लिए भी प्रावधान रखने की जो बात है वो की है यहाँ पर। और इसी के साथ पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए ये जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। आपको बताएं कि ज्यादा जानकारी क्या है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं सांभा से। तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। ऋषि, पहले बात करेंगे बॉर्डर टूरिज्म को लेकर। तो बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से जो मसौदा है वो तैयार किया गया है और आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे बड़े कदम उठाए जाएंगे जिससे कि जो टूरिज्म है वो बॉर्डर विलेजेस की तरफ आकर्षित हो सके? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें पहले भी जिस तरह से जो मनोज सिन्हा जी ने कल यहाँ पर विजिट किया बाबा चामलाली दरगाह पर आकर उन्होंने माथा टेका और उन्होंने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है, एक बड़ी खबर इसको आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये जो दक्षिणी फतवाल इलाका है यहाँ पर जिस गांव में ये बाबा की दरगाह स्थित है तो यहाँ इस गांव को ऑलरेडी टूरिस्ट विलेज जो वो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन अब इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन किस तरह से और ज्यादा बड़े स्तर पर बनाना है इसको लेकर मसौदा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को लेकर यहाँ आस्था का केंद्र इसे कहा जाता था और ये कहा जाता है, लेकिन जब बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे देश के कोने कोने से तो वो यहाँ से जो मैसेज लेकर जाएंगे जब वो टूरिस्ट विलेज में रुकेंगे तो उससे एक नेशनल लेवल पर तो नाम होगा ही, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर इस बाबा चामलाली देवस्थान का नाम होगा। क्योंकि बॉर्डर टूरिज्म को लेकर बात करें या जिस तरह से अब टूरिस्ट विलेज इसे अनाउंस कर दिया गया है तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सुविधाएं जो वो विकसित की जाएंगी और ये एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बढ़कर सामने आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे खासतौर पर उन्होंने मिशन यूथ के तहत यहाँ पर कहा कि जो युवा इसके साथ जुड़ेंगे, जो अपने रोजगार के साधन जुटाएंगे, यहाँ पर सेल्फ जो डिपेंडेंट होंगे, अपने रोजगार के साधन जनरेट करेंगे और अपने साथ लोगों को यहाँ पर जोड़ेंगे, उससे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनेंगे, जो डेवलपमेंट होगी और उसी से यहाँ पर इस देवस्थान का विकास होगा, सुविधा यहाँ पर विकसित की जाएंगी, जिसको लेकर उनका साफ तौर पर यही एक मंशा है कि इसे बड़े स्तर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इस डेस्टिनेशन का नाम हो। बिल्कुल, वहीं पर ऋषि ये भी जानना चाहूंगी कि कल एक वेबसाइट की शुरुआत की गई थी पंचायत दर्पण करके, तो इस पंचायत दर्पण से जितने भी लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनको कितने हद तक फायदा होगा और किस तरीके से वो अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रख पाएंगे? देखिए, प्रशासन का एक जो इस समय इनिशिएटिव किया गया है, जो पंचायत दर्पण वेबसाइट लॉन्च की गई है, तो मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है कि ट्रांसपेरेंसी से काम किया जाएगा, जिसको लेकर अगर सांबा जिला की मैं अब ओवरऑल अपडेट आपको पंचायतों को दूं तो 101 पंचायतें हैं जिला सांबा की, 9 ब्लॉक्स आते हैं, तो इन सभी 9 ब्लॉक्स का 101 पंचायत का जो लेखा जोखा है वो इस वेबसाइट में होगा और कितनी पॉपुलेशन है हर एक पंचायत की, कितनी फीमेल पॉपुलेशन है, कितनी मेल पॉपुलेशन है,
कितने यहाँ पर सरकारी स्कूल है, सरकारी सुविधाएं यहाँ पर क्या क्या मिल रही हैं, और खासतौर पर जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी टेंडरिंग जो वो शुरू की जाएगी हर एक काम की, उस टेंडरिंग प्रोसेस का एक एक लेखा जोखा इसमें होगा, और जो जनप्रतिनिधि है अपने अपने पंचायतों के, वो इस वेबसाइट पर जाकर जो है वो पूरा चेक कर सकते हैं कि कौन सा काम जो है वो अंडर प्रोसेस है, किस काम का टेंडर लग चुका है, और काम का इस समय क्या जो वो प्रगति कहां तक काम पहुंचा है। तो ये सारी चीजें इस वेबसाइट में जो है वो रखी गई हैं, और मुझे लगता है कि ये पब्लिक डोमेन ये जो चीजें लाई गई हैं, इससे साफ तौर पर लोगों को भी एक जो सहूलियत है वो मिलेगी कि चलिए हम अपनी पंचायत का काम देख सकते हैं कि कहां पर किस लेवल पर पहुंचा है, और इसमें बाकी अधिकारी भी जो उनका लेखा जोखा भी होगा, तो अगर किसी को दिक्कत पेश आ रही होगी तो वो अपने कंसर्न अधिकारी से जाकर टाइप कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है, और उनसे उस काम को लेकर बातचीत कर सकता है। तो ये बड़ी चीजें जो हैं, ये पंचायत जो दर्पण वेबसाइट लॉन्च की गई है उसी में इन सारी चीजों को रखा गया है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी से काम करना ये एक मकसद जो है वो लेकर चल रहा है जिला प्रशासन सांबा, और इसको लेकर एलजी मनोज सिन्हा जी ने प्रशासन की तारीफ भी की है कि ये जो काम सारे रखे गए हैं तो ये पब्लिक के सामने है, पब्लिक जब चाहे वो चेक कर सकती है कि कौन से काम कहां तक पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल ऋषि, आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा आपसे कि बात करें अगर हम लोग इस पोर्टल की, तो इस वेबसाइट को जब शुरू किया गया तो इस वेबसाइट को हैंडल करने के लिए और वहीं पर लोगों की जो शिकायतें हैं उसको रिएड्रेस करने के लिए क्या एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाएगी इसको लेकर, या फिर ये पंचायत के प्रतिनिधि होंगे जो कि इस पूरी वेबसाइट को संभालेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस वेबसाइट की अगर बात करें तो इसे पंचायत प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जो मिलकर इसे देखेंगे, और जो समस्याएं प्रतिनिधियों को आएंगी वो प्रशासनिक अधिकारियों तक रखेंगे। तो अभी फिलहाल जो इसका जो तालमेल आप जो जिक्र कर रहे हैं ये अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में होगा, और मुझे लगता है कि अगर वक्त रहते लोग भी अगर चाहेंगे कि हमारे सामने ये सारे काम होने चाहिए तो शायद इसे पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से उतारा जाएगा, और हर एक व्यक्ति जाकर इस वेबसाइट पर देख सकता है कि वो किस जो व्यक्ति है वो अपनी पंचायत में जो रहता है वो अपनी पंचायत को देख सकता है, वॉच कर सकता है कि हमारे पंचायत के काम कहां तक पहुंचे, कितनी प्रगति यहां पर जो वो देखने को मिल रही है। और पल्लवी, आपको बता दें कि एक बड़ा अहम उन्होंने एक बयान ये भी दिया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का बजट आने वाला है तो जम्मू कश्मीर के बजट में जो प्रावधान है वो बॉर्डर के लोगों के लिए जो वो लाए जाएंगे। बॉर्डर का जितना भी इलाका है जम्मू कश्मीर का, उन लोगों के बारे में सोचा जाएगा, जिसको लेकर एलजी साहब ने यह कहा कि मेरा आने का मकसद ही यही था कि यहां पर देखा जाए कि क्या क्या काम यहां पर किए जा सकते हैं, बिजली, पानी, रोड की समस्याओं को लेकर, और कितना बजट जो वो अनाउंस किया जाता है। तो ये सारे काम रखे गए हैं, और बजट भी इसलिए लाया जाएगा कि काम में प्रगति आए, काम में तेजी आए, और काम जो है वो सही सुचारू रूप से पूरे हो पाए। उसी को लेकर यह कहा है कि बॉर्डर के लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, और ये बजट जो है ये पारित तो केंद्र सरकार ने करना है मोटे तौर पर, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन की अहम भूमिका होगी। वो देखे कि किस इलाके में क्या क्या जरूरत है, उसी को लेकर ये बजट में जो प्रावधान है वो बॉर्डर के लोगों के लिए भी लाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया और सांभा से ऋषि यहां पर जुड़े थे। वहीं पर आपको बता दें कि एलजे मनोज सिन्हा के दोहरे को बहुत ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, और खासकर बॉर्डर टूरिज्म की बात करें तो बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर जो घोषणा है वो ये की गई है कि आने वाले बजट में जितने भी बॉर्डर टूरिज्म यानी कि जो भी गांव बॉर्डर के समीप है उनको लेकर एक बहुत बड़ा फैसला और एक बहुत बड़ा जो बजट है वो जारी किया जा सकता है। तो चलिए अब जम्मू की बात करते हैं, और जहां पर हमें कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वहीं पर अब जो लोग फॉरेन हिस्ट्री के साथ यानी कि फॉरेन हिस्ट्री के साथ जम्मू में पहुंच रहे हैं उनको लेकर भी यहां पर तैयारियां की जा रही है। आयरलैंड से जम्मू पहुंचे शख्स को जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है, और जम्मू पहुंचने पर जांच में कोविड पॉजिटिव पाया गया था यह शख्स, जिसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका जो सैंपल है वो भेज दिया गया है। और फॉरेन हिस्ट्री के साथ इस शख्स की जब पूरी तरीके से पूछताछ की गई तो फॉरेन हिस्ट्री जब निकाली गई तो टेस्ट किया गया, और टेस्ट जब कोविड पॉजिटिव आया तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ये ना हो जो कि जम्मू कश्मीर में दस्तक दे रहा है, तो वहीं पर उसी को लेकर
जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो टेस्ट सैंपल है वो भेज दिया गया है और उसको लेकर जो इंतजार है अभी तक किया जा रहा है। और हालांकि अगर शख्स की बात करते हैं हम, तो उस शख्स को अभी क्वारंटीन किया गया है, वहीं पर जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी क्वारंटीन किया गया है और डीआरडी अस्पताल में इस संक्रमित को भर्ती किया गया है और परिजन जो है उनको घर में आइसोलेट किया गया है, ताकि जो कोरोना है वो तेजी से ना फैले। जब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक इस शख्स को डीआरडी अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन वहीं पर ज्यादा जानकारी क्या है और किस तरीके से जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई है और आगे की क्या कुछ अपडेट है, वहीं पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए अनिल से जानते हैं। अनिल, पहले बात करेंगे ये जो फॉरेन हिस्ट्री के साथ शख्स जम्मू कश्मीर में पहुंचा, तो संक्रमित होने के बाद किस तरीके से जो अब फैसिलिटी है वो डीआरडीओ हॉस्पिटल इस शख्स को दे रहा है और जो रिपोर्ट है उसकी संभावना कब तक है कि कब तक जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी? देखिए, अभी उनका सैंपल जो है वो ले लिया गया है। हालांकि उनका सैंपल जो है वो दिल्ली भेजा गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि फॉरेन से ट्रेवल किए हुए थे, हालांकि गांधीनगर के रहने वाले शख्स थे और कहीं ना कहीं अब लगातार ये कवायद लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन वायरेंट तो नहीं है। हालांकि उस चीज को लेकर जो है अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि उनका सैंपल जो है वो दिल्ली भेजा गया और उसी के बाद जो है कंफर्मेशन आएगी। हालांकि अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने नजर आएगा वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर ओमिक्रॉन वायरेंट पाया जाता है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं जो उनकी माता जी थे वो भी कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि उनको भी होम आइसोलेट कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार वायरस जो है अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुका है और आने वाला समय जो है सतर्क होना भी जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल, वहीं पर अनिल ये जानना चाहूंगी कि उनके परिजनों को जो है आइसोलेट किया गया है, तो क्या जो उनके घर के पास किसी तरीके की कोई तारबंदी की गई है ताकि जो बाकी लोग हैं वो संक्रमित ना हो? जी, निश्चित तौर पर जो है तारबंदी कर दी गई है। जिस तरह से आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो है एक गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि घर के पास से अगर कोई भी शख्स, अगर 3 से ज्यादा लोग जो है संक्रमित पाए जाते हैं तो उनको जो है पूरी तारबंदी कर दी जाएगी। धारा 144 जो है वो लागू कर दी जाएगी और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लगातार अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है संक्रमण जो है पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अब लोगों को जो है जागरूक होना जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल ये रहेगा अनिल मेरा, ग्राउंड जीरो की बात करें अगर, तो जहां पर गाइडलाइंस जारी की गई है कि एयरपोर्ट में जो भी लोग आ रहे हैं उनकी वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है और जो लोग प्रवेश द्वार से आ रहे हैं उनका रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। तो एयरपोर्ट की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, साथ ही साथ बस स्टैंड की बात करते हैं, तो वहां से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? ग्राउंड रियलिटी आखिरकार क्या कुछ है? क्योंकि प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हर जगह रैपिड टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो क्राउडेड जगहें हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर एयरपोर्ट हो, तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है और कहीं ना कहीं जो है वो खोखले साफ तौर पर निकलते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये शख्स जो आयरलैंड से पहुंचा था और उसके बाद सीधा जम्मू पहुंचा और कहीं ना कहीं जब उसकी रिपोर्ट जो है वहां पर नेगेटिव, पहले दिल्ली में नेगेटिव बताई जाती है और उसके बाद जम्मू पहुंचते ही पॉजिटिव हो जाता है और उसके बाद प्रशासन जो है सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामियां जो है वह साफ तौर पर निकलती हुई नजर आती है। अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट के दौरान जो है मार्केट के अंदर भी आप देखते हैं कि कई सारे लोग जो है बिना मास्क के जो घूम रहे होते हैं। उसके साथ साथ आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क भी है दूसरी तरफ, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो आम जनता का भी दायित्व हो जाता है कि जागरूक होना भी लाजमी है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल। और वहीं पर आपको बता दें कि आयरलैंड से एक शख्स जम्मू पहुंचने पर जब कोविड पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आई गई तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, ताकि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट ना हो, उसकी पुष्टि को लेकर जो रिपोर्ट्स है वो भेज दी गई है। हालांकि अगर हम शख्स की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को डीआरडीओ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और जो परिजन है उनको घर पर ही आइसोलेट किया गया है, ताकि जब तक पूरे तरीके से रिपोर्ट सामने ना आ जाए तो ये जो वेरिएंट है और कोरोना की बात करें तो कोरोना बाकी लोगों में ना फैले। तो
तो चलिए जम्मू के बाद अब डोडा की तरफ रुख करेंगे और डोडा की बात करें तो लोगों द्वारा जो लापरवाही है वो वहां पर देखने को मिल रही है। वहीं पर बता दें कि डोडा जिले में लोगों की लापरवाही पर जो है वो भारी पड़ने लगी है। वहीं पर डोडा में फिर से कोरोना संक्रमितों में के मामले अब सामने आना शुरू हो गए हैं। जिले में 35 से ज्यादा एक्टिव पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जिसमें कि प्रशासन ने कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया में भी तेजी ला दी है। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है उसको लेकर जल्द ही प्रशासन द्वारा कोई कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि 35 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो वहां पर हड़कंप है वो मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही लोगों द्वारा दी जा रही है और वहीं पर एसओपीज और गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और जगह जगह पर अब रैपिड टेस्टिंग सरकार द्वारा की जा रही है। तो उसको लेकर आने वाले समय में क्या कुछ कड़े कदम सरकार उठा सकती है ये भी देखना होगा। लेकिन ज्यादा जानकारी क्या है और किस तरीके से जो लापरवाही है वो लोगों द्वारा दिखाई जा रही है, तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए वसीम से जानते हैं। वसीम, पहले यही जानना चाहेंगे कि एसओपीज और गाइडलाइंस जो है वो सरकार द्वारा जारी कर दी गई है, लेकिन लोगों द्वारा कहीं पर भी उसको नहीं देखा जा रहा है और सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। तो इस बीच कितना ज्यादा हानिकारक ये लोगों के लिए हो सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, पहले ही जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम देख रहे थे कि म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से भी और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट बार बार की जा रही है। जो भी गाइडलाइंस है, चाहे वो मास्क है, जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होगा। पर कल हम देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बाहर आई एकदम से और जो भी वायलेटर्स थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उनको चालान किया गया और साथ में उनको समझाने की कोशिश भी की गई कि किस तरह से, जिस तरह से आपको पता है कि डोडा के अंदर में बताऊं अभी एक्टिव केसेस 36 है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जो है हरकत में आई है और बार बार लोगों से अपील यही की जा रही है। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब भी कोविड का जो कहर जब तेजी से बढ़ता है उसके बाद हम देखते हैं कि कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं और मजबूरी होके एडमिनिस्ट्रेशन फिर जो है शहर के अंदर जो है कहीं ना कहीं वो सख्ती बरतती है। मगर उसी के चलते हुए एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पहले ही जो एक्टिव हो चुकी है। खासकर डिप्टी कमिश्नर डोडा अलग अलग मीटिंग्स ले रहे हैं इसी कोविड को लेके। लोगों से कहीं ना कहीं अपील की जा रही है कि जो भी एसओपी है उनको फॉलो करना होगा। जी, वहीं पर वसीम ये भी जानना चाहूंगी, अगर हम बस स्टैंड की बात करते हैं, रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, तो वहीं पर बस स्टैंड को लेकर क्या कुछ वहां से रियलिटी जो है सामने आ रही है? मार्केट प्लेसेस की बात करें जहां पर ज्यादा क्राउड रहता है, तो क्या वहां पर भी ये रैपिड टेस्टिंग के जो कैंप्स है ये लगाए जा रहे हैं? देखिए अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है, क्योंकि कल हमने सैमो डोडा जो यहाँ पे याकूब पीर उनसे जब बातचीत की उनका यही कहना है कि कोविड की टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे बूथ लगाए जाएंगे, जिस तरह से जहाँ पे ज्यादा भीड़ रहती है। पहले भी हमने ये चीज देखी थी कि जहाँ पे ज्यादा भीड़ रहती है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बूथ लगाए गए थे, पुलिस का अमला रखा गया था ताकि कोई वायलेशन वहां पे ना करे, मास्क के बिना कोई ना चले। तो ये चीजें अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा शहर के अंदर देखने को मिल रही है, मास्क बहुत कम लोग पहन रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन कदम उठाती है। बिल्कुल वसीम, आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा आपसे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर किस तरीके से जो सतर्कता है वो प्रशासन करती जा रही है और क्या कुछ जो रूल्स है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर जो है सरकार द्वारा दिए गए हैं? देखिए हाल ही में डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक मीटिंग भी ली है जिसमें एआरटी और डोडा भी थे। उनको भी बताया गया है जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है, केसेस एक दो हम देख रहे हैं हर दिन आ रहे हैं, तो इसी को लेके उनको भी बताया गया है कि किस तरह से जो है एसओपीज का ध्यान रखना है, गाड़ियों में किस तरह कैपेसिटी होगी, किस तरह से गाड़ी में बैठना है और लोगों को भी किस तरह से एहतियात करना है। जिस तरह से पहले भी लोगों ने यहाँ पे कोऑपरेट अच्छा किया है कोविड को लेके, अब आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह से फिर से लोग कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम, और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं डोडा से सामने आ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो फाइन्स है वो किए जा रहे हैं और चालान लोगों के काटे जा रहे हैं, ताकि कोरोना को लेकर जो संजीदगी लोग अब दिखाना बंद कर चुके हैं वो वापस से लौटाई जाए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।